ओके। डन डन डन। अच्छा, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो जाए, तो अगर किसी टाइम पे कोई मिस हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सो इस वजह से मुझे होता है कि यार लाइव जो आज जिसने आना है वो आ जाए। मसला हो जाता है फिर ना, कोई एक भी आपकी रिकॉर्डिंग मिस हो जाए। ओके। अच्छा, कहाँ हम थे? हमने बी वाला किया था। वो आईयूसीडी वाले पे थे। ओके ओके। कौन सा? या क्या हम एक एमसीक्यू ध्यान से मिस कर गए हैं, 15 नंबर। चलो इसको बाद में करते हैं। अभी यहाँ खड़े थे वो देख लेते हैं। ये वाला था। हम्म। अच्छा। पैर 4+1 उपसी। अच्छा हाँ, उपसी वाली बात चल रही थी यार, देखो। उपसी का ना, उपसी ने मुझे इतना कंफ्यूज किया। मुझे लगता है मुझे आईएमएम में तो उपसी की समझ ही नहीं आई थी, मुझे तो उपसी की समझ ही पार्ट 2 के लेवल पे आई थी। देखो उपसी का ना। देखो पहले तो ये देखो ना, आपके पास इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कितनी तरह की है? 3 तरह की है। एक आपकी एलएनजी आ गई, एक आपका यूपीए आ गया, और एक आपका तीसरी कौन सी है? कॉपर टी। प्रॉपर्टी। देखो। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इनमें सबसे अच्छी कौन सी है? एलएनजी। वो आई जो प्रॉपर कॉपी। प्रॉपर्टी। हाँ, कितनी एफिकेसी है? कितने परसेंट एफिकेसी है? 97। हाँ, ये तकरीबन 98 99 तक चली जाती है। 98 को तो है, आराम से याद कर लो ना कॉपर टी के लिए। और आपका जो एलएनजी है, इस ये कहाँ पे खड़ा है? इसकी कितनी परसेंट है? ये परसेंटेज है इसकी आती है। तो इनको याद कर लेना, 85% पे आपका एलएनजी खड़ा हुआ है, एफिकेसी लेवल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। और तकरीबन 95 पे आपका यूपीए खड़ा है, और 99 8 9 तक तकरीबन आपका कॉपर्टीज आता है। ठीक है। तो ये इतने परसेंट एफिकेसी है इन तीनों की। ठीक है। एलएनजी की डोज किसी को पता है? ये पेपर में आती है एलएनजी की डोज। 1.5 mg होती है। हाँ, इसके अंदर बहुत ध्यान रखना, एमजी और माइक्रोग्राम का। 75 माइक्रोग्राम की 2 गोलियां। ठीक है। जो कि 1.5 मिलीग्राम बनता है। इसलिए बहुत ध्यान से पेपर में देखना, ये बहुत से लोग गलत करके आते हैं पेपर में, इवन पार्ट 2 के लेवल पे। उन्होंने दोनों दोनों ऑप्शन भी दी होती हैं, उन्होंने लीवन और गेस्ट्रिन। और साथ ना माइक्रोग्राम और मिलीग्राम को वो चेंज कर देते हैं। तो माइक्रोग्राम का यूनिट वैसे सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देती हूँ, ये आपका माइक्रोग्राम का यूनिट है, वो ऐसी म्यू म्यू ही बनाया होता है उन्होंने। ठीक है, तो बस ध्यान से गलत ऑप्शन ना करना। तो एलएनजी बेसिकली 2 गोलियां जो कि आपकी बनती हैं 1.5 मिलीग्राम, वो होती हैं। यूपीए की डोज क्या होती है? ये तो नहीं पता। हाँ, 30 मिलीग्राम। ठीक है। यूपीए 30 mg की इसकी डोज जो होती है ना, वो आप इसमें यूज करते हो। और कॉपर टी तो चलो हमारी वैसी होगी ना। अच्छा देखो, ओव्यूलेशन से पहले पहले एक प्रश्न आपके पास आती है ना, उसकी उपसी ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन डे या 14। देखो अच्छा, मेरी बात सुनो, ये एक एमसीक्यू है ना जो बड़ा वेग सा है। पेपर में भी हो सकता है उसका साइकिल ना बताया हो, अव्वल तो पेपर बड़ा क्लियर होता है, उन्होंने बताया होता है कि 28 डे साइकिल नहीं बताया। तो अंडरस्टूड कर लो कि 14 14 डे है। ठीक है। अगर 14 डे है, 14वें दिन से पहले पहले कोई पेशेंट आती है ना मेरे पास, तो मैं उसको एलएनजी या यूपीए का ऑप्शन दूंगी। ठीक है। लेकिन अगर 14 डे के बाद आ गई है ना, अब उसको कॉपर्टी का ऑप्शन दो। क्यों? क्योंकि आपका एलएनजी का मुझे कोई मैकेनिज्म बता सकते हैं, एलएनजी कैसे काम कर रही है, यूपीए कैसे काम कर रहा है, एलएनजी और एक्सटेंड कॉपर्टी कर कैसे देती काम है कर रही ओव्यूलेशन को। एलएनजी तो ओवुलेशन नहीं होने देगी। है? हाँ। इम्पेड करेगी। प्रॉपर्टी जो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। हाँ, तो देखो ना, आंसर तो तुमने मुझे खुद ही बता दिया। कि एक चीज जब ओवुलेशन, देखो 14वें दिन पे तो ओवुलेशन हो गई होगी ना प्रोबेबली। तो उसके बाद एलएनजी देने का फायदा, क्योंकि अब तो ओवुलेशन हो गई ना, एक काम जो हो गया। तो उसको तो फिर मैं नहीं अब रोक सकती ना, अब तो हो गया। ये कौन है? एहसान शफीक। ओके। अच्छा। तो 14वें दिन के बाद मेरे पास ऑप्शन ही यहाँ पे कॉपर्टी का बचता है, क्योंकि अब ओवुलेशन हो गई है। ठीक है। अब मैं या इसको इम्प्लांटेशन से रोक सकती हूँ। ठीक है। या मैं फर्टिलाइजेशन से रोक सकती हूँ। ठीक है। डेट्स वाई इसको बहुत क्लियर कट आज ही समझ लो इधर से, और पहले इसको। भी आ रहा था। जी जी। हेलो। अच्छा। तो बस इसको आज इसको इधर ही क्लियर कर लो कि आपके 14 डे के बाद जो है आप कॉपर्टी देते हो, 14वें दिन से पहले आप एलएनजी या यूपीए दे सकते हो। ठीक है। और यूपीए का थोड़ा देख लेना हमेशा ऑप्शन में कि एस्थमा तो नहीं कहीं लिखा हेलो। हुआ। आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही थी, अब ठीक है। ओके ओके। अच्छा। जब भी, अच्छा चलो, एक तो बात तुम लोगों को क्लियर होगी ना, 14वें दिन के बाद पेशेंट की आई है तो बस उसको मैंने कॉपर्टी देनी है, उससे पहले है तो एलएनजी या यूपीए। अच्छा, एलएनजी या यूपीए में से सिलेक्शन किसकी करनी है? कैसे पता चलेगा?
एलएनजी जो होती है ना, ये तो आप एलएनजी के ज्यादा मसला नहीं होता। एलएनजी में ज्यादा तो ये है कि चलो पेशेंट बहुत कोई मोटी है, लाइक बीएमआई, या फिर सॉरी ओबीज है, उसका बीएमआई जो है ना वो, या ओवर वेट, इवन 25+ भी अगर उसका बीएमआई है, तो होती मैं है, पर एलएनजी की डिपेंड डबल ये डोज दे 4 डे दूंगी। मतलब डबल डोज कितनी होती है एलएनजी की? हेलो। हेलो। आपकी आवाज। जी सॉरी, मेरे सिग्नल इधर से खराब हो रहे हैं। अच्छा, तो आवाज आ रही है ना हीरा और कौन है, हिबा? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है बारी। ठीक है। अच्छा, तो एक बात हमें क्लियर हो गई, 14 डे से पहले मैंने एलएनजी या यूपीए दिए, जो 14 डे के बाद मैंने आईयूसीडी दे दी। ठीक है, और एलएनजी मैंने पेशेंट को, अच्छा अब मैं बात करी थी कि मैंने चूज कौन सा करना है ना, एलएनजी चूज करना है या यूपीए। अच्छा, जब भी पेशेंट जो है ना आपके पास एस्थमा का आएगा, तो उसमें यूपीए मत देना, वो कॉन्ट्रा है। तो मैं चुप करके उसमें एलएनजी दे दूंगी। ठीक है, मुझे क्लियर हो गया ना कि मैंने तो उसमें एलएनजी ही देना है, क्योंकि मुझसे रेडी में वो लिख देंगे कुछ ना कुछ लेकिन ऊपर। ये आवर्स का भी तो है। एलएनजी तो हम 72 आवर्स में देते हैं, यूपीए 120 आवर्स में दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आप साथ देखोगे, आवर्स भी आप चेक करोगे कितनी देर होगी उसकी उपसी को। आपका एलएनजी जो है वो तो 72 आवर्स से ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। जबकि आपका कॉपर टी और यूपीए जो है, सॉरी कॉपर टी हाँ, और यूरिक एसिटेट जो है, ये दोनों आपके 5 डेज, ठीक है, 120 आवर्स तक जो जाते हैं, यहाँ तक जो है ना एक्ट करते हैं। मतलब मैं बताना ही इसमें ये चाह रही हूँ कि काफी क्राइटेरियाज हैं, टाइमिंग, ड्यूरेशन, और आपकी, आप इस टाइम खड़े किस पॉइंट पे हो, ओवुलेशन हो चुकी है नहीं हुई, तो ये काफी और इसके अलावा पेशेंट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है। अब जैसे आपका पेशेंट है, उसको एपिलेप्सी या कोई एंजाइम इंड्यूसर ड्रग ले रहा है, तो उसके अंदर आप डबल डोज दोगे एलएनजी की, मतलब 3 मिलीग्राम। ठीक है, वहां पे 1.5 मिलीग्राम से आपका काम नहीं होगा। ठीक है। एंजाइम ठीक है। इंड्यूसर्स कौन सी दवाइयां होती हैं, ये इसको ना आज ही रटा मार लो, एंजाइम इंड्यूसर बहुत ज्यादा पेपर में ना, इसके हर पेपर में ना कोई 2 से 3 एमसीक्यू आराम से आते हैं। चाहे वो एलएनजी की फॉर्म में इधर से हो या एपिलेप्सी के टॉपिक से आए, लेकिन एंजाइम इंड्यूसर के एमसीक्यू जरूर आते हैं। कौन सी दवाइयां आपकी एंजाइम इंड्यूसर होती हैं? जो जिनकी लिवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है, हम्म और मोस्टली जो है हमारे पास कार्बामेजिपिन, रिफेम्पिसिन, फेनेटोइन, ये इंड्यूसर हम्म। है। हाँ, मैंने ना इसको इस तरीके से, मुझे बहुत बोलता था, मैंने इसको ऐसे याद किया कि जैसे सीपी चाइल्ड होता है ना, सी और पी, मोस्टली आपने सी और पी वाली ही याद करनी है। सी आपका कार्बामेजिपिन है, पी से फेनिटोइन है, फिनोबार्बिटल है। ठीक है, ये आपके एंजाइम रिड्यूसर दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, इनका ये करती क्या है, आपके लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम साइटोक्रोम P450 कहते हैं, जो कि उसके मेटाबॉलिज्म को खराब करता है, जिसकी वजह से वो दवाई जितनी बॉडी में आनी चाहिए वो उतनी मेटाबोलाइज होके आ नहीं पाती। ठीक है, वो बाईपास के दौरान ही वो बेचारी काफी ड्रग आपकी वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा फायदा आपको नहीं हो पाता। डेट्स वाई इसकी यानी कि वो उसकी एप्लीकेशन। हाफ लाइफ कम कर देते हैं ना, हाँ, ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है बॉडी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली बाईपास मेटाबॉलिज्म आपका लिवर कर रहे हैं ना, तो वो उसको, इसी प्रोसेस को ही वो खराब कर देगा, मेटाबॉलिज्म ही नहीं सही हो पाएगा जब एक दवाई का, तो वो कह को पूरी की पूरी दवाई आपकी बॉडी में उस तरीके से पहुंच ही नहीं पाएगी साथ साथ। तो इस वजह से डेफिशिएंट हो जाएगा ना, तो इसलिए आप उसमें एलएनजी आपने 3 मिलीग्राम देनी। जब भी कोई पेशेंट का स्टेटमेंट में लिखा है ऐसे ही आएगा, पेशेंट कार्बामेजिपिन ले रही थी, ठीक है, उसको उपसी हो गया, अब मैं क्या दूंगी, तो एलएनजी 3 मिलीग्राम। ठीक है, जो कि तकरीबन बन जाएंगी 4 गोलियां। ठीक है। अच्छा, मार्केट में जो इसकी फॉर्मुलेशन है ना वो ऐसी आती है, 2 गोलियों की एक वो बनी होती है, छोटी सी, एक ही पैक मिलता है 2 टैबलेट्स का। ठीक है, मार्केट में इसकी ये फॉर्मुलेशन आती है। यूपीए ऐसे ही। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जस्ट बिल्कुल। एक वैसी पॉइंट आपको बता रही हूँ रिगार्डिंग टॉक्स एज वेल। अच्छा चलो हम्म। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए मनोरिया आ गया है। अच्छा हिबा बताओ, क्या है इसका, क्या समझ आई है एमआर पढ़? किया थे। इसमें ये है कि अल्ट्रासाउंड प्राइमरी हेमेनोरी है, 5.2 हाइट है, 55 हाइट केजी टू हाइट वेट है, कैसी होती है, शॉर्ट होती है या नहीं होती? नहीं ठीक होती ठीक है। है, आगे। पोली ब्रेस्ट डेवलप, ब्रेस्ट जो है वो पोली डेवलप्ड है, अल्ट्रासाउंड पे हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है, उसके ऑपरेटेड फॉर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, और आफ्टर बर्थ लाइकली डायग्नोसिस किया हुआ है। टर्नर निकल गया क्योंकि शॉर्ट स्टेचर नहीं है। ठीक, क्या होगा? सीएच भी नहीं होता उसमें, बिकॉज जेनिटेलियाज होते हैं। ये बात थोड़ा सा ऊंचा बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत ही कम है, मुझे ना सही आवाज नहीं मैं आती तुम्हारी। मैं कह रही हूँ कि सीएच जो है ना वो नहीं होगा, क्योंकि वो बिकॉज जेनिटेलियाज होते हैं। हाँ बिल्कुल, सीएच की पहली पहचान ही है एम्बिगुअस।
ठीक है। और केल्विन के अंदर जो है ना, वो भी केल्विन इस तरह से नहीं आता, ये मुझे याद नहीं आ रहा। केल्विन एम आर स्मेल के एच वगैरह इसकी मैं उसमें नहीं आती। क्या नहीं उसमें आती? क्या नहीं आता? स्मेल। हाँ, एनोस्मिया, हाँ। एनसोनिया, ठीक है। एनोस्मिया होता है। इसमें एम आर के एच इसलिए मैंने ये चूज करूंगी हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है। अच्छा मुझे बताओ, इन चारों में से ब्रेस्ट किसके पास होती है? ब्रेस्ट पूरे डिवाइड लिखा है ना? फैनल के पास MRCH। होती है। ठीक है, तुम लोग ये बात कर रहे हो कि MRKH के पास ब्रेस्ट है, टर्नर के पास ब्रेस्ट है। होती नहीं है। है। नहीं है। छोटी होती है, फुली नहीं होती। हाँ, हाँ, बहुत पोली अच्छी वेल इसमें डेवलप जो वाली नहीं होती पर फिर भी होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि लेकिन उसके अंदर पोली स्ट्रेक डेवलप तो ओवरीज इसमें है भी ना, कम तो है। इसलिए कुछ होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, CH की ब्रेस्ट है। होती है। CH। खूबसूरत लड़की होता है, नहीं खूबसूरत मेल होता है ये। नहीं हाँ। होती। नहीं होती। हाँ, ये तो मेल की तरफ चला नहीं गया ना, होती। एम्बिगुअस एंड्रोजन बहुत ज्यादा है। और कैलमन का क्या चक्कर है? कैलमन का कैरियोटाइपिंग क्या होती है? नॉर्मल कैरियोटाइपिंग होती है, एक्स वाई नहीं। मतलब एक्स वाई या एक्स तुम एक्स बताओ, पता नहीं। क्या क्या कैरियोटाइपिंग मुझे है इसमें? मुझे ना इसका भूल गए, मुझे सिर्फ इसका एनसोमनिया याद है बस। अच्छा, देखो जब तुम लोग का प्राइमरी एमेनोरिया आना है ना, सबसे पहले तुम लोग को कैरियोटाइपिंग का पता हो, क्योंकि अमूमन उन्होंने उसके अंदर कैरियोटाइपिंग दी होगी। ठीक है, जिससे तुम हम्म। लोगों को पहला क्लू ही उसी का मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट मोर और लेस लाइकली थोड़ी वेक हो भी सकती है। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जो मेल वाले हैं ना, हम्म। कैरोटाइपिंग, वो AS5 है। ठीक है। ए से AIS एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, एस से सवायर सिंड्रोम, और 5 से 5 अल्फा रिडक्टेस। ये तीन वाहिद ऐसी चीजें हैं जिसका ही मेल कैरोटाइपिंग है, मतलब मेल की तरह की है। ठीक है, मतलब मेल क्या है, वाई वाई क्रोमोसोम जिसमें आ रहा है। ठीक है, बाकी टर्नर का तो आपको पता है 45X0। ठीक है। जी। MRKH लड़की आ गई, 46XX आ गया। CH तो जरा वो तो वैसे ही अम्बिगुअस जेनिटलिया है, तो वो भी लड़की 46XX। और कैलमन भी आपका 46XX। तो आज अगर तुम लोगों ने आज की क्लास में बस ये पॉइंट याद कर लिया ना, AS5 वाला, तो तुम लोगों का सोचो प्राइमरी एमेनोरिया का आधा टॉपिक ही कवर हो गया। तो प्रव्या ए एस क्या है? सवायर सवायर सिंड्रोम, जो आपका और 5। गोनेडल AS5। डिसजेनेसिस वगैरह जिसमें होती है ना, सवायर सिंड्रोम। हम्म। ठीक है, बाकी ये पॉइंट अच्छा पिक किया था कि 5'2" इज नॉट अ स्मॉल हाइट। ठीक है, स्मॉल हाइट आपकी शॉर्ट स्ट्रेचर आपके आते हैं 4, लाइक मैं कह दूं 4.8 आ गई पेशेंट, या फिर मतलब MCQs में ना 150 सेंटीमीटर से कम कम वाली हाइट, अगर मैं सेंटीमीटर्स में बात करूं। ठीक है, बिकॉज यहाँ तो इंच में लिखा हुआ है, अक्सर पेपर में सेंटीमीटर्स में लिखा होता है। तो उसमें फिर ये होता है कि 150 सेंटीमीटर से कम हाइट, या फिर 5 से कम में फिर आपकी 4'9", 4'8", ये सारी शॉर्ट स्ट्रेचर है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से हाइट पढ़ना। ठीक है, इंचेस में और इसमें। अच्छा यार, ब्रेस्ट किस में होती है और किस में नहीं होती, थोड़ा सा इतना सा बता दो मुझे, थोड़ा सा। कैलमैन में ब्रेस्ट नहीं होती। अच्छा, MRKH AIS में ब्रेस्ट है। 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 हाँ, MRKH AIS में ब्रेस्ट है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर होगी भी तो वो पोअरली डेवलप की तरफ आएगी, वो एक वेल डिवेल्प ब्रेस्ट नहीं है। वेल डिवेल्प एक गुड लुकिंग फीमेल की पिक्चर आपको मिलेगी। अच्छा, AIS में ब्रेस्ट कैसे बन गई? उसका तो मर्दाना काम था ना, मतलब सारा उसका मेल वाला वो था ना, वाई क्रोमोसोम वगैरह। उसके हाँ बाद लेकिन वो। वो उसमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी थी ना। हाँ नहीं मतलब, अच्छा ब्रेस्ट बनती कैसे है, मतलब किस हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट बनती है, और वो हार्मोन कहाँ से आता है? ईस्ट्रोजन की वजह से आता है। ओवरी होती हाँ, है और उसमें। इस्ट्रोजन आता है ओवरी से। ठीक है, अब ओवरी से। AS के पास तो ओवरी नहीं थी ना, तो उसकी ब्रेस्ट कैसे बन गई? एंड्रोजन इनसेंसिटिव था ना, एंड्रोजन का पाथवे चेंज होके बन गया होगा ईस्ट्रोजन। हाँ, इसके अंदर ना फैट सेल्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन हम्म। रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो है ना, इसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट बेसिकली हो रही होती है AIS में। ठीक है। हम्म। बाकी आपकी AIS MRKH के पास ब्रेस्ट है, बाकी सबके पास नहीं है। अच्छा, कैलमन की ये बड़ी टिपिकल चीजें होती हैं। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट भी इसके अंदर होता है कैलमन में। ठीक है, बट मेनली तुम लोगों का ना, अच्छा देखो, अच्छा सपोज कैरोटाइपिंग इसमें दी कोई नहीं, मैं खड़ी हूँ ब्रेस्ट पोअरली डेवलप पे। ठीक है, हम्म। टर्नर के पास ही ब्रेस्ट थी, MRKH के पास ही ब्रेस्ट थी, CH कैलमन पे मैं खड़ी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें MCQ की बात बता रही हूँ, एक MCQ आ जाता है मेनोरिया का। ठीक है, और तुम्हें उस टाइम भूल गई हैं चीजें, तुम्हें नहीं समझ आई, क्यों टाइपिंग भी नहीं दी हुई, मैं क्या करूँ? अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे,
CH और कैलमन। अब देखो देख लो, एम्बिगुअस तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। दो चार और भी बातें आ गई हैं, क्योंकि देखो कैलमन क्या है, सिंड्रोम। सिंड्रोम से तुम लोग के हम्म। जहन में आता है कि भाई मल्टीपल मल्टीपल प्रॉब्लम्स। होंगे। हम्म। हाँ, तो कहीं ना कहीं क्लेफ्ट लिप पैलेट होगा, हो सकता है कहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, हो सकता है टांगों में, कहीं की जॉइंट की मतलब हम्म। सिंड्रोम का जेन में लफ्ज आते हैं तुम्हारे जेन, बात ये तुम्हारे जेन में आनी चाहिए। तो बस तुम्हारा डायग्नोसिस तुम कितनी जल्दी पहुंच गई। मतलब मैं वो बात हम्म। तुम लोग को बता रही हूँ कि जब तुम लोग को कुछ भी नहीं याद होगा, सपोज बिल्कुल हम्म। ब्लैंक गए हो, तो बस अगर हम्म। सिर्फ तुम लोगों को ब्रेस्ट का, तुम लोगों ने भूलना ब्रेस्ट किस में हम्म। है, यूट्रस किस में है, ये बातें तुम लोगों को मतलब जैसे बेसिक बेसिकली यूट्रस का ढूंढनी। बताना, यूट्रस किस किसके पास है? यार आपका ब्रेस्ट तो, अच्छा MRKH की पहले बात कर लेते हैं ना, रुको मुझे हम्म। पॉइंट बदलने दो। ये AS5 प्लीज इसको ना भूलना क्योंकि ये जो है ना ये बहुत नहीं, ये ज्यादा। वाला तो है, बेस्ट है। क्या चीज? AS5 वाला। अच्छा, 5 से क्या स्टार्ट हो रहा था? 5 अल्फा रिडक्टेज, और हाइपोथायरॉयड। AS5 का मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था मेल क्यूरोटाइपिंग के लिए। हम्म। ठीक है। अल्फा रिडक्टेज किसके पास है? 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, ये एक प्रॉब्लम है, मतलब ये अलग हुआ। एक जैसे CH एक प्रॉब्लम है, उसी तरह 5 अल्फा रिडक्टेज एक प्रॉब्लम है। रिडक्टेज ठीक है, ठीक डेफिशिएंसी मतलब ये एंजाइम नहीं है उस पेशेंट में, ये बात है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा। ओहो, ये बड़ा मोटा कहाँ से आ गया। ओके। MRKH के बारे में पहले मुझे बताओ, इसके पास क्या है? ब्रेस्ट के बारे में पूछ रही हूँ, ब्रेस्ट तो है ना इसके पास। MRKH में रॉकेटेंसिटी है ना? हाँ। मुलेरियन डक्ट का फेलियर है इसका। केरोटाइपिंग में आ गया 46XX। हाँ। ठीक है। ओहो, लिखा ही नहीं जा हम्म। रहा हाथ में से। 46XX इसकी केरोटाइपिंग हो गई। ठीक है। ब्रेस्ट हम्म। जो है वो इसके पास मौजूद है। और वजाइना और यूट्रस नहीं होगी। हाँ, ब्रेस्ट है तो इसका मतलब वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट का मतलब है इसके पास ओवरीज भी हैं। ठीक है, ओवरीज भी हम्म। हैं इसके पास। और इसके मतलब इसका यूट्रस अव्वल तो होगा नहीं, अगर है तो बहुत ही बिल्कुल निकम्मे वाला होगा, हम्म। लाइक हाइपोप्लास्टी भी उसको आप कह सकते हो। ठीक है। लेकिन यूट्रस नहीं होगा। रूडिमेंट्री भी कह और सकते विजाइना वाला पोर्शन वो भी इसका अंडर डेवलप नहीं विजाइना। होगा। अच्छा, विजाइना के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अपर वन विजाइना जब थर्ड भी, अपर 2/3 और लोअर 1/3। हाँ बिल्कुल। तो अपर 2/3 बेसिकली इसका पोर्शन नहीं बना हुआ, लोअर 1/3 बेसिकली बना हुआ है, तो एक्सटर्नली तो लगेगा कि ये फीमेल है। लेकिन क्योंकि आगे से वजाइना बना नहीं होता, तो हम फर्दर भी वजाइनोप्लास्टी वगैरह करके, वजाइनोप्लास्टी में वजाइना डायलेटर्स भी इंसर्ट किए जाते हैं, सर्जरीज भी हैं जिसमें मैकिन्डॉय वगैरह कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जो आप करके इसका पूरा वजाइना, नियो वजाइना क्रिएट करते हो। ठीक है। और इसके अलावा MRKH के पेशेंट, अच्छा मुझे बताओ MRKH के पेशेंट शादी कर सकती है? हैं। हाँ, कर सकते हैं। कर सकेंगे, हाँ ओवरी है उनके पास। बिल्कुल। उसको हम ये बताएंगे कि आपकी ओवरीज है, ठीक है, आपका विजाइना जो है ना वो हम क्रिएट कर देंगे, और उसके बाद डायरेक्टर इस्तेमाल करते रहोगे टिल योर मैरिज। ठीक है, वो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करवाने, ताकि ये ना हो कि वो जगह बंद ना हो जाए, ठीक है, क्लोज ना वो एरिया हो जाए। और सेकेंडली अभी ये कि आपका ओवरीज भी इसके पास है। अच्छा, इसके पास यूट्रस नहीं है तो क्या करोगे? ये बच्चा कैसे पैदा करेगी? लोग कैसी करेगी? सरोगेसी। कैसे पैदा करेगी? सरोगेसी। 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 और कोई ऑप्शन दोगे इसको? और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? यूट्रस ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन हो सकता है। यूट्रस ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। कहाँ होता है? मैंने कहा वो सक्सेसफुल होता है। हाँ, इस टाइम तकरीबन 72+ सर्जरीज यूट्रस ट्रांसप्लांट की हो चुके हैं, जिसमें से 13+ पेशेंट्स आपकी कंसीव कर चुके हैं, और MRKH बहुत इसकी एक अच्छी इंडिकेशन है जिनके अंदर ये किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एशरमैन सिंड्रोम वगैरह ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से, या फिर कुछ वो पेशेंट्स हैं जिनकी पेरिपार्टम उनको मतलब सिजेरियन हिस्टेक्टमी जिनमें की गई, तो उनके अंदर ये प्रोसीजर किया गया, बट सक्सेसफुल है। और सेकेंडली ये कि डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव है, और आपको डोनर मिलना, फिर क्रॉस का है, पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा ये इस वक्त, टर्की में हो रहा है, और काफी UK की अमेरिका इन जगहों पे हो रहा है। बट यस, ये हो रहा है, मैंने बताया ना 72+ केसेस हो चुके हैं अभी तक इसकी। ठीक है, तो MRKH के पास आपके पास ट्रांसप्लांट का भी इवन ऑप्शन है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं CH की। CH में क्या है? क्या होता है CH में? कंजेनिटल एड्रीनल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया।
सीएच की दो तीन फॉर्म्स होती है ना, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है, 21 मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है। अच्छा, सीएच की मुझे अभी इस टाइम याद नहीं है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट है ना, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट क्राइसिस, इन सब चीजों को एक दफा देख लेना इसका हाँ, टेबल, क्योंकि ये बहुत सीएच का एमसीक्यू कोई ना कोई आ जाता है भटक भटक के ना। चाहे वो बच्चे की छोटी एम्बिगुअस जेनेटिलिया के लेवल पे आ जाए, बच्ची वो ये बड़ी के होता है लेवल ना पे आ जाए, ट्वेंटी जैसे भी वन आ जाए। अल्फा जी जी। 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो होता है उसके अंदर सॉल्ट वाटर क्राइसिस होते हैं, 17 अल्फा के अंदर हाइपरटेंशन होती है। वो एक टेबल दिया हुआ है हेरा ने, एक उसके अंदर बताया मैंने different, वो देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, सपोज सोडियम उसकी बॉडी में कम है, तो वहाँ पे उसका बीपी लेवल भी लो होगा। जहाँ पे सोडियम उस पेशेंट रिटेन कर लिया, तो वहाँ पे बीपी भी ज्यादा होगा। तो इसके अंदर तुम लोगों ने बीपी हाँ भी ध्यान में रखना है, बीपी किस में ज्यादा किस में कम है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल, सोडियम पोटेशियम को थोड़ा थोड़ा बस ध्यान में रखना, किस में ज्यादा और किस में कम है। मैंने रिलेशन बता दी तुम लोग को सोडियम और बीपी का, वो बस देख लेना। और इसके अंदर अमूमन ये आपका सीएच के अंदर जो है ना, बेसिकली वो बाहर से अम्बिगो जेनिटेलिया ही होगा। ठीक है। बाकी तो उसका सिस्टम ठीक ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब वो बेचारी जब पैदा होगी तो वो आपको नहीं पता होगा क्या है। फिर आप टाइपिंग कराते, फिर आप उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कराओगे। ठीक है। अच्छा, एक इसको इसका ना एक एमसीक्यू वो भी बड़ा आता है कि आप छोटी बच्ची को क्या दोगे। एक पेशेंट है जिसका ना, आपको है कि इसका जो है ना, इसको सीएच ना इसकी बच्ची को हो। ठीक है, उसके लिए आप कैसे वो टेस्टिंग वगैरह करते हो, कैसे आपको पता चलता है, कुछ आइडिया है इस बात का? कैरियोटाइप नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अभी तो ये पेशेंट वो है ना जो प्रेग्नेंट है, मतलब 5 वीक्स पे आपके पास आई है, और पहले भी सपोज की बच्ची को हाँ, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया रहा है, तो अभी भी आपको है कि हो ना जाए, तो आप क्या करोगे? और ये इफेक्ट किसको करती है, मर्द मेल को करती है या फीमेल को करती है? मेरे को ये बेसिकली आपकी एक्सेस फीमेल बताया को था मेल ना। बना देगी ना, लड़की को हाँ, लड़के की तरफ बना देगी, एंड्रोजन है ना। तो वहां से याद रखो कि लड़की को लड़का लड़के की तरह बना देती है। तो ये एग्जोजेनस कोई एंडोजेंस ना ले रही हो, हमने वो बंद करानी होती। क्या बंद कराने? मतलब मदर अगर एक्सोजेनस एंडोजेंस ले रही है, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स। बिल्कुल। इसमें ना बेसिकली आपने फिर करना ये होता है, ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है कि आपने, एक पेशेंट है वो 5 वीक्स पे आपके पास आ गई है, और सीएच सपोज की पिछली किसी बच्ची को था या इस तरह से, तो अब आपको इसमें है कि इसको इस दफा हो ना जाए, इसके फीटस को, तो आप क्या करते हो, आप ना उसी टाइम पे इस पेशेंट को स्टेरॉइड पे डाल देते हो। ठीक है। स्टेरॉइड का मतलब मकसद ये होता है कि जो फीटस है ना, उसके एड्रीनल्स को सप्रेस किया जाए। ठीक है, कि वो अभी एक्शन ना करे, ठीक है, मजीद एंड्रोजन वगैरह प्रोड्यूस ना करे। और उसमें फिर होता ही है कि आप इस पेशेंट को 5 वीक्स में मैंने इसको स्टेरॉइड शुरू करा दिया। अभी मुझे बेबी के सेक्स नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि देखो मेल को इसने तंग नहीं करना, इसने तंग ही फीमेल को करना है। ठीक है, तो अभी मैं पेशेंट को 5 वीक्स पे स्टेरॉइड शुरू करा देती हूँ, और 10 वीक्स पे पेशेंट को मैं कहती हूँ कि अब आप अपना CFF DNA कराओ। CFF DNA बेसिकली होता है NIPT वाला टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट से पता चलता है हम्म। जेंडर क्या है। अगर मुझे उस टाइम पे पता चल गया कि ये मेल है, तो मैं बंद करा दूंगी स्टेरॉइड, क्योंकि मेल में कोई मसला नहीं है, मेल को ये तंग नहीं करेगा, इसलिए मैं दवाइयाँ नहीं दूंगी। लेकिन अगर ये पेशेंट का मुझे NIPT 10 हफ्ते पे पता चल गया कि ये पेशेंट जो है ना, उसका जो फीटस है ना ये फीमेल है, तो ऐसी पेशेंट के अंदर मैं उसको कहूंगी तुम कंटिन्यू रखो, क्योंकि फीमेल को ये इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। हाँ ठीक है। ये एमसीक्यू एग्जाम एमसीक्यू है कि आप किस तरीके से सीएच के अंदर जो है ना स्टेरॉइड देते हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और बाकी कैलमन का तो हमें पता चल गया कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है, और ब्रेस्ट इसकी पोरली डेवलप है। ठीक है। और है ये फीमेल, है ये 46XX। एनोस्मिया, एनोस्मिया बहुत बड़ा मेन तो करेक्टर है ये इसका। इसका आंसर क्या है? जी जी। इसका आंसर कैलमन है। जी जी, इसका आंसर कैलमन है। ठीक है। ठीक और है। कुछ हीरा हिबा कुछ पूछना हो इसी में से? हम्म, इसमें तो काफी कुछ आ जाता है वैसे, जो भूल जाता है बार बार। अच्छा, किस पॉइंट पे ये कंफ्यूजन है? मुझे तो और भूल चलो जाता है इस तरह कैसे करते हैं ना, इसमें साथ साथ ब्रेस्ट जैसे है। जैसे आते हैं कि अभी तो हमने आज के लिए तुम लोग का टर्नर, अच्छा टर्नर में, टर्नर का शायद मैंने नहीं बताया, MRKH और CH वो बता दिए कैलमन। टर्नर के अंदर यार यही होता है कि आपका पेशेंट जो होता है ना, एक तो उसकी कैरोटाइपिंग 45X0 है। ठीक है। टर्नर बेसिकली आपको इसके अंदर बहुत मल्टीपल चीजें हैं, हार्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, बोन्स को बोन्स को इफेक्ट किया तो ऑस्टियोपोरोसिस करा दिया, हार्ट को भी मुख्तलिफ लेवल पे मतलब डिफेक्ट्स उसके अंदर लेके आ रहा है, AST VST टाइप। और इसके अलावा
क्या नाम है, स्ट्रेक ओवरीज इसके अंदर होती हैं, ठीक है। स्ट्रेक ओवरीज से मुराद है कि ओवरीज मौजूद हो सकती हैं, पर वो बेचारी बिल्कुल नॉन फंक्शनल की तरह ही जो है ना वो होती हैं। डॉक्टर ठीक है। रबिया, एक ना एमसीक्यू था, पता नहीं ये आप लोगों की लेवल पे मैंने पढ़ा था पहले, टर्नर मोज़ैक की तो ये नहीं अब की बात दफा कर रही? शायद आया था। नहीं नहीं, एक फीटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का एमसीक्यू कोई आया था कि वो पता नहीं बेबी था, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, कि मदर कहती है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री है कि मेरी लेबर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, 44 डेट्स चली गई है वो, और उसने कहा मेरी मदर भी पोस्ट डेट चली गई थी, तो ये बात उसको थोड़ा पता ऊंचा नहीं बोलो, एक बिल्कुल आधा कोई। तुम्हारी ना आवाज बहुत ही स्लो है, वो बहुत हल्की है। दरअसल हाँ हाँ बोलो। अच्छा, उसमें उन्होंने बताया था, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब तो बहुत अच्छी आ रही है, बोलो। हाँ, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि पोस्ट डेट लेबर थी, जो प्रेग्नेंट मतलब जो पेशेंट थी, और उसका जो, वो ये कहती है कि मेरी मदर को भी पोस्ट डेट थी, हम्म। मेरी मदर की पोस्ट डेट थी, कुछ इस तरह बिल्कुल। का लिंक था, और उसके अंदर आंसर उसका फीटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या पता नहीं इस तरह की कोई आंसर था। नहीं नहीं, उसका आंसर है फेमिलियल, के इनहेरिटेड। कि अगर इनहेरिटेड से मेरी मुराद ये है कि अगर मेरी मेरी मदर की पोस्ट डेट गई है ना, तो मेरी भी पोस्ट डेट जा सकती है। उसका ये आंसर है। हम्म। अच्छा। वो तुमने आंसर उसका गलत पढ़ा अच्छा था, ठीक है। इसलिए तुम्हारे जिम्मे वो सी एच भटका भटक रहा है। बेसिकली पोस्ट डेट जो होती है ना, ये फैमिलीज में मतलब ये बात रन कर सकती है, ये वाला पॉइंट है इसमें। ठीक है, मतलब मुझे वो एमसीक्यू भी सही इतना याद नहीं आ रहा। हाँ नहीं, वो एमसीक्यू अच्छा, और ऐसे ही है दूसरा जो तुम इसके बात अंदर पूछ ये है रही कि, हो। हाँ हाँ। अच्छा दूसरा ये है कि जो सीए आपने मुझे हमें बताया कि टर्नर है, टर्नर जो होता है वो आप ऑर्गन उसमें ओवेरियन मतलब एग डोनेशन करके टर्नर जो होता है वो बन सकता है ना, मतलब इसके अंदर वो हो सकती है फर्टिलिटी फर्टाइल, तो कुछ हद तक ये हो सकता है टर्नर या नहीं? बिल्कुल टर्नर फर्टाइल हो सकता है। टर्नर के पास तो यूट्रस भी है, टर्नर के पास तो वेजाइना भी है, टर्नर तो माला माल है, हाँ। सब कुछ है। तो बस आपने तो जस्ट उसको ओवम डोनेशन विद आईवीएफ के ऑप्शन दोगे, कि मैं किसी और का ओवम लेके आप पे डालूंगी। अच्छा देखो, टर्नर दो तरह का होता है। एक जो टर्नर जो हमने हमेशा से पढ़ा है 45X0, एक टर्नर होता है टर्नर मोजैक। टर्नर मोजैक का ये मतलब होता है, मोजैक कहते हैं मिक्स पैटर्न को, ठीक है। ये है एफसीपीएस के लेवल पे तो बहुत आता है, और आई थिंक सो के आईएमएम के लेवल पे भी शायद ऑप्शंस के अंदर ये जरूर होता है। कि मोज़ैक का नहीं मतलब पता। ये होता है कि ये ना मिक्स पैटर्न, कि इसके बॉडी के कुछ सेल्स तो 46XX होंगे, जबकि कुछ सेल जो है ना वो 45X0, मतलब टर्नर वाले कुछ सेल्स हैं और कुछ नॉर्मल सेल्स हैं। इसको टर्नर मोज़ैक पैटर्न कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर ना ओवरीज थोड़ी सी डेवलप होती हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ एग्स मौजूद होते हैं। ऐसा पेशेंट मोस्टली आकर प्रेजेंट करेगा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के साथ, कि सपोज वो कहेगी कि मुझे 25 साल की उम्र में पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, ठीक है। तो ये हम्म। पेशेंट होता है आपका प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का, टर्नर मोज़ैक के साथ जो है ना जो प्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब उसकी ओवरीज कुछ टाइम निकाल जाती हैं। लेकिन ये जो टर्नर जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ये तो सिंड्रोम वाला प्रॉपर टर्नर है, जिसको सिरे से लाइक प्राइमरी एमेनोरिया के साथ जो प्रेजेंट करेगा। तो इससे मतलब ध्यान में रखना है कि टर्नर दोनों तरह से प्रेजेंट कर सकता है। टर्नर अगर प्योर टर्नर होगा तो वो प्राइमरी एमेनोरिया मतलब उसको मेनार्की ही नहीं आई होगी। लेकिन अगर टर्नर मोज़ैक है तो वो सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। और कुछ टर्नर में? नहीं, बस ठीक है, यही है। ठीक है। सेकंड। अच्छा, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का जो है वो कैलमन के साथ ही है? अच्छा देखो, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट जो है ना आपका, बहुत से सिंड्रोम्स के साथ है, ठीक है। इवन आपके टर्नर में भी क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, ठीक है। हम्म। मतलब क्लेफ्ट लिप कैपेर बहुत सी बीमारियों में, मतलब मैं ना आगे मतलब क्लेफ्ट लिप कैपेर को ना कभी भी आपने डायग्नोस्टिक नहीं करना। हाँ, ये आपको स्पोर्ट स्पोर्ट जरूर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि कैलमन में होता है, तो ये आपको स्पोर्ट जरूर कर सकता है, बट क्लेफ्ट लिप कैपेर को कभी भी अपना रट्टा मार के अपनी उस डायग्नोसिस की तरफ नहीं लेके जाना। आगे और पीछे पड़ा हुआ ना, ब्रेस्ट है, यूट्रस है, इनको देखो, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं फंस गई हूँ टर्नर और कैलमन में, तो मैं जस्ट देखूंगी कि मेरा यूट्रस है। देखो टर्नर के पास यूट्रस था, ये तो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, हाइपोप्लास्टिक का मतलब तो होना ना होना बराबर वाली बात है ना, बिल्कुल ही हम्म। आ, या गुजरा लाइक यूट्रस है। तो टर्नर अगर होता तो उसका यूट्रस प्रॉपर होता, ठीक है, और टर्नर होता तो उसमें ब्रेस्ट भी प्रॉपर होती, ठीक है। तो बस इस वजह से मैं कैलमन पे लैंड कर गई। इस वजह से इसलिए इन चीजों को इन छोटे टर्म्स पे कंफ्यूज नहीं करना, पर हाँ स्पोर्ट जरूर ले लेनी है कैलमन की, इस इन इन पॉइंट से ना। लेकिन इस इन पॉइंट्स पे कंफ्यूज नहीं करना। टर्नर आपकी क्लेफ्ट कैपलर बहुत सी चीजों में।
इसलिए कि सिंड्रोम मोस्टली सिंड्रोम्स का पार्ट इवन आइसोलेटेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसको सिंड्रोम हो, आइसोलेटेड भी हो सकता है। अच्छा, ये कहाँ छुप गई है? अनम्यूट। अच्छा, आवाज आ रही है ये?